बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5, नेम है उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टॉपिक है हमारा अफेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जब हम पढ़ते हैं तो आप लोगों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और हम सब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब जब हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या हम सब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो फिर हमें अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन की समझ आती है। अब सिस्टम ऑफ एजुकेशन की समझ किसे आनी है? टीचर को आनी है। टीचर को क्यों आनी है? क्योंकि जब तक वो बच्चे को नहीं समझेगा तब तक वो बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है। अब बच्चे को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें ये कहा गया है कि बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा की जो जिम्मेदारी है वो एजुकेशन सिस्टम के ज़िम्मे है। एजुकेशन सिस्टम के ज़िम्मे का मतलब है कि टीचर के ज़िम्मे है। जब एक मुकम्मल नशोनुमा बच्चे की जो है वो एजुकेशन के थ्रू होनी है, और मुकम्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी है बच्चे को जानना, और जब बच्चे को जानते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे तो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए इस नॉलेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इसके बगैर हम हर बच्चे को एक ही तरह से लेके चलने की कोशिश करेंगे। जब एक ही तरह से लेके चलने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो आउटपुट है या रिजल्ट्स हैं वो हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर आप जितना मर्जी अच्छा माहौल बना लें, जितना मर्जी अच्छा मेथड ऑफ टीचिंग कर लें, जितना मर्जी बच्चों के ऊपर जो है वो टीचर डेडिकेटेड हो जाए, सिंसियर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी जब आप असेसमेंट करेंगे बच्चों की तो कुछ बच्चों के रिजल्ट्स बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ जो है वो डल होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फेल हो जाएंगे। हालांकि एक ही तरह से टीचर्स ने मेहनत की हुई होगी। और जब इस बात की समझ होगी कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है तो फिर परेशान नहीं होगा टीचर। उसे अंदाज़ा होगा कि कुछ बच्चे वाकई ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ब्रिलियंट थे, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और अगर इस तरह की बात उसके जहन में नहीं होगी तो फिर वो परेशान होगा कि कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा क्यों आया, कुछ का अच्छा क्यों नहीं आया। और इस तरह की बुनियाद के ऊपर जो है सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट जो है वो माइंड में नहीं आती। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की समझ आती है, एक तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि सारे बच्चे एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये भी अंदाज़ा होता है कि सारे बच्चों को एक ही तरीक़ाकार से भी नहीं पढ़ाया जा सकता। जब आप एक ही तरीक़ाकार से नहीं पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि हर बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, हर बच्चे का अंदाज, लर्निंग का अंदाज डिफरेंट है। तो जब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र करके जब हम बच्चों को टीच करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा हर बच्चे को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाएंगे। अब जो आपके चैप्टर या किताब में लिखा हुआ है, हम उन वर्डिंग को सामने मद्देनज़र रखते हुए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जनरल कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अहमियत क्यों है। क्योंकि जब तक हर इंडिविजुअल दूसरे से मुख्तलिफ है, चूंकि मुख्तलिफ है तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज कंप्लीट विद डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मॉडर्न आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है मॉडर्न एजुकेशन का वो क्या है? कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है। इन दिस कनेक्शन द टीचर हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस टू ड्राइव फ्रॉम नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अगर जैसे हमें कहा कि कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है, तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि टीचर्स हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, कि टीचर जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नॉलेज को जान लेता है तो उसके नंबर ऑफ एडवांटेजेस उसके सामने आ जाते हैं। वो 4-5 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे मैंने अपनी बातों में सम अप भी किया है कि दिस कैन हेल्प हिम टू फॉर्म द प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रिलियंट एंड डल विटेड स्टूडेंट्स। तो फिर जब उसको पता चल जाता है टीचर को कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो उसका फिर प्रॉपर एटीट्यूड उसे वो डिफरेंशिएट कर लेता है कि ब्रिलियंट बच्चे कौन से हैं और डल विटेड बच्चे कौन से हैं, निकम्मे बच्चे या दरमियाने बच्चे कौन से हैं। इट इज़ ओनली टू एविडेंट दैट वेरी गुड रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम डल विटेड और मीडियोकर स्टूडेंट्स। और इस बात की भी फिर तसल्ली हो जाती है कि अगर जो बहुत अच्छा रिजल्ट है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ही देंगे। जो दरमियाने बच्चे हैं या डल विटेड बच्चे हैं उनसे ये तवक्को करना कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देंगे वो फिर पॉसिबल नहीं है। एनी एफर्ट टू ब्रिंग ऑल आर अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास टू द सेम लेवल इज
fertile because 50% of approximate of them will be variably remain below this level। जब आपको समझ आ जाती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है तो इसका फिर मतलब यही होगा कि सारे बच्चों का क्लास में एक जैसा लेवल नहीं हो सकता। वो आपने जैसे पिछले पॉइंट में पढ़ा कि कुछ बच्चे जो है आपके पास क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ दरमियाना परफॉर्म करेंगे। Improvement in atmosphere, method of teaching and the apparatus of education cannot lead to the satisfactory teaching of all the students since their individual ability to learn डिफर वाइडली। कि मैंने जैसे है पहले भी कहा कि बेहतरीन माहौल दे दें, मेथड ऑफ टीचिंग दे दें, हैं अपरेटस ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर भी ज़मानत नहीं है कि तमाम बच्चे आपकी उस मेथड ऑफ टीचिंग से सेटिस्फाई हो जाएं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस बताते खुद एक बहुत वसी अंडरस्टैंडिंग है। जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से टीचर बच्चे को समझते जाएंगे उतने रिजल्ट्स तो बेहतर होते जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारे बच्चों के रिजल्ट्स एक जैसे हो जाए। Knowing the presence of individual difference, the teacher is not perturbed at the failure of some of his students since such failure is only be expected from below average students। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में टीचर का कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर वो बच्चे जो फेल हो रहे होते हैं उनके बारे में टीचर परेशान नहीं होता। कब परेशान नहीं होता? कि जब उसे पता होता है कि ये बच्चे थे ही बिलो एवरेज इसलिए फेल हो गए। हाँ, उन बच्चों के बारे में ज़रूर परेशान होगा कि जो अच्छे बच्चे थे या दरमियाने बच्चे थे, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनके बारे में परेशानी होगी। लेकिन जो बच्चे उसे पहले ही पता था कि इनकी बेस नहीं थी, जब मेरे पास आए हैं, जिस लेवल पे आए हैं उस लेवल की बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टाइम थोड़ा था उनको उस लेवल तक लाने के लिए, इसलिए वो नाकाम हो गया, तो फिर उसे परेशानी नहीं होगी। फर्दर फिर उनके बारे में प्लान किया जाएगा। टीचर डज नॉट कम्स टू एक्सपेक्ट सक्सेसेस दैट आर इम्पॉसिबल। तो वही वाली बात है कि जब पता है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं तो फिर सबके बारे में यह तवक्को रखना कि सारे ही कामयाब हो जाएंगे, ये नामुमकिनात में से है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेक इट क्लियर दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड टू डेवलप एनी वन एस्पेक्ट इज इन एसेंशियल दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ टू बी डेवलपमेंट। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर हम ये देखते हैं कि किसी भी पर्सनैलिटी के किसी एक एरिया को जब आपने डेवलप करना होता है तो फिर उसका क्या है, ओवरऑल उसको फिर उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल्स की जो आप लर्निंग दे रहे हैं तो किसी एक एरिया में बढ़ जाएगी। ओवरऑल चूंकि हमने ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होता है, किसी एक एरिया की इम्प्रूवमेंट मीन उसको ओवरऑल उसकी इम्प्रूवमेंट। अब हम फिर देखते हैं प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्कूल। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर फिर स्कूल में क्या इंतजामात किए जाएं ताकि हमारी जो लर्निंग है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है ना? अच्छा, फिर वो हमारे जेहन में यही आता है कि हम अपने टास्क को कैसे मुकम्मल करें हैं इस स्टेज के ऊपर कि सारे बच्चे जो है उनकी लर्निंग बेहतर हो जाए है। उसके लिए फिर जेहन में आता है कि मुनासिब स्कूल का माहौल हो, अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हों। ठीक है ना? लेकिन ये सारी बातें जब हमारे जेहन में आ रही होती हैं तो ये कोई इतना सिंपल टास्क नहीं होता। तो जब ये सिंपल टास्क नहीं होता तो फिर साफ ज़ाहिर है टीचर को कुछ लर्न होना चाहिए ना। टीचर जब लर्न होगा तो अब बेहतर टास्क बना सकेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर जितने बेहतर टास्क बनाएगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी, जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी बच्चों की ज़्यादा बेहतर से बेहतर हमारे पास आउटपुट आएगी। तो चंद एक पॉइंट्स हैं जो स्कूल में इंतजाम किए जा सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर, जो हम हैं वन बाई वन पढ़ते हैं। जैसे टीचर को सबसे पहले तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। फिर प्रॉपर नॉलेज की बेस के ऊपर टीचर को बच्चों की एबिलिटी के बेस के ऊपर ग्रुपिंग बनानी आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था इंडिविजुअल्स की बुनियाद पर हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बुनियाद के ऊपर। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का क्या मतलब है? सेम आपके पास इंटरेस्ट के जो बच्चे होंगे वो होमोजीनियस ग्रुप बन जाएगा। तो एक तरह के इंटरेस्ट के बच्चों का एक ग्रुप बना लें, दूसरी तरह के इंटरेस्ट के बच्चों का दूसरा ग्रुप बना लें, तीसरी तरह के इंटरेस्ट के बच्चों का तीसरा ग्रुप बना लें। तो टीचर में फिर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे ग्रुपिंग बनानी आनी चाहिए। एक तरह के बच्चे एक ही तरह के इंटरेस्ट के बच्चों का एक अलग ग्रुप, दूसरे इंटरेस्ट वाले बच्चों का अलग
अलग ग्रुप है। इसी तरह मेथड ऑफ टीचिंग्स भी टीचर्स के बड़े क्लियर होने चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि ब्रिलियंट बच्चों के लिए किस तरह का मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट किए जा सकते हैं, एवरेज बच्चों के लिए, मीडियोकर बच्चों के लिए, डेलिवेटेड बच्चों के लिए। जब सारे बच्चों की समझ होगी तो उसके मेथड ऑफ टीचिंग भी तो सारे एजुकेशनिस्ट दे चुके हैं ना। तो टीचर्स जितना ज्यादा अवेयर होगा उतने बेहतर तरीके से हर इंडिविजुअल्स को लेके चलेगा। अच्छा, अब हम वन बाई वन जो है वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हाउ कैन वी अकम्प्लिश दिस टास्क इज अ प्रिटेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एट दिस स्टेज। हम कैसे अपना काम को मुकम्मल करें, ये क्वेश्चन है इस जिसका जवाब चाहिए होता है स्टेज के ऊपर। वो क्या है एक्चुअली है, टू प्रोवाइड एडुकेट स्कूलिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस for every learner according to his individuality is not simple task। कि उसके लिए जरूरी यही है ना, मुनासिब स्कूलिंग हो, लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। जब ये सारी बातें जहन में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल्स के लिए ये इतना सिंपल टास्क नहीं है। ताहम द फॉलोइंग सजेशंस कैन बी हेल्पफुल फॉर एनी टीचर। चंद सजेशंस हैं जो बीइंग अ टीचर आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटीज। जितना अच्छा और प्रॉपर नॉलेज होगा इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज के बारे में, उतना टीचर ज्यादा लर्नड होगा और उतना बच्चे के लिए वो ज्यादा प्लान कर सकेगा। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर टीचर के पास नॉलेज कहाँ से आएगा? वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से टीचर को पता चलेगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ हो सकता है? एबिलिटीज के हवाले से, कैपेसिटीज के हवाले से, इंटरेस्ट के हवाले से, एटीट्यूड के हवाले से, एप्टीट्यूड के हवाले से, या इसी तरह के और भी बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं बच्चों की। पीपल्स का मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स वर्ड भी यूज होता है और पीपल वर्ड भी यूज होता है। पीपल का मतलब भी स्टूडेंट ही होता है। कि ये वो चंद एक एरियाज हैं, एबिलिटीज, कैपेसिटीज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड, या इस तरह के जो भी मिलते जुलते जो आपके पास वर्ड्स हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ है। अब ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, एबिलिटीज, कैपेसिटीज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड वगैरह, इनको फिर मैयर कैसे करेंगे? इनकी इसके लिए टीचर के पास कुछ नॉलेज होगा ना, एबिलिटीज के कैसे पता चलेगा इसकी एबिलिटीज दूसरे के लिए डिफरेंट? तो साइकोलॉजी ने बड़ा कमाल किया है, टेस्ट बना दिए हैं स्टैंडर्डाइज, और उन टेस्ट की बुनियाद के ऊपर हम आराम से एबिलिटीज वाइज भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों में, कैपेसिटी वाइज भी, इंटरेस्ट वाइज भी, एप्टीट्यूड वाइज भी। वो चंद एक टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपके सामने शेयर करते हैं फॉर दिस पर्पज। फ्रीक्वेंट असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड है, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज है, एटीट्यूड स्केल्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मेजर्स फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी कैरिड आउट। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिनको यूज करते हुए आप मुख्तलिफ एरियाज के हवाले से एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि प्रॉपर नॉलेज क्या होना चाहिए। तो आपको जस्ट आइडिया मिल गया कि किस तरह से एरियाज होते हैं और उन एरियाज के लिए कैसे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एबिलिटी ग्रुपिंग। जब आप बच्चों को जो ऊपर वाले आपने पॉइंट्स पढ़े हैं, इन पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर जब आप उनको इंडिविजुअल्स करेंगे तो फिर उन इंडिविजुअल्स की बुनियाद के ऊपर सेम इंडिविजुअल्स के ग्रुप बना लेंगे। इन द लाइट ऑफ रिजल्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम वेरियस टेस्ट ऑफ नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस in terms of individual potentialities in various dimensions. The students in a class or area of activities can be divided into homogeneous group. Such division can prove beneficial in adjusting the method of instruction to varying individual differences. कि जब हम सेम एरिया या सेम इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर हम ग्रुप्स बना लेते हैं, उन ग्रुप्स को हम होमोजीनियस ग्रुप कहते हैं। तो जब होमोजीनियस ग्रुप बना लेंगे तो हर ग्रुप के लिए आपको आसानी हो जाएगी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के जरिए, डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग के जरिए बच्चों को एजुकेट करना और पढ़ाना। हो सकता है कि एक बच्चे या एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है वो डिस्कशन के जरिए बातों को समझ जाए, दूसरे एक्टिविटी के जरिए समझ जाए, तीसरे जो है वो प्रोजेक्ट के जरिए समझें, चौथे एक्सपीरियंस के जरिए समझें। तो इस तरह से जब आप ग्रुप बनाएंगे और उसी तरह से उनके लिए एक्टिविटी प्लान करेंगे तो उनको फिर आप ज्यादा आसान हो जाएगा टीच करना, पढ़ाना। एडजस्टिंग द करिकुलम,
सिंपल सी बात है ना, जब सारे बच्चे दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो फिर जो आपका करिकुलम है वो भी तो फ्लेक्सिबल होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सब बच्चों के लिए एक जैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, और अकॉर्डिंग टू द जो बच्चों की जो एबिलिटी है, लेवल है, और उसमें वो सारी चीज़ें जैसे पीछे इंटरेस्ट, कैपेसिटीज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो है करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा। जब उन सारी बातों को जहन में रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाएगा तो साफ ज़रा वो करिकुलम एडजस्टिंग करिकुलम कहलाएगा, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियंग इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द पीपल्स। The curriculum should be flexible and differentiated as possible. It should have the provision for a number of diversified courses and curriculum experience so that the pupils may get opportunity to study and work in the area of their own interest and abilities. It should provide adjustment to suit the local requirement and potentiality of students of different groups. ठीक है ना, कि जब आपके पास करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा तो फिर आप देखते हैं ना कि मल्टी सब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टी एरिया होता है, जिस तरह का बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसी तरह के सब्जेक्ट्स की तरफ में बच्चा जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाती है वो मूव करता जाता है। शुरू में एक ही तरह का सिलेबस पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाएंगी बच्चे के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनके उसी तरह के सब्जेक्ट्स बच्चा चूज करता जाएगा और अपने ही इंटरेस्ट के साथ बच्चा आगे मूव करता जाएगा। और उसी क्लास के अंदर रहते हुए भी एक ही चाहे इंटरेस्ट में भी समटाइम बच्चे डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो उसके लिए भी फिर साफ करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी और गुंजाइश होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग। जब हमारे पास करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा तो साफ ज़ाहिर हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग भी होंगे, और नंबर ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग हमारे पास इसीलिए होंगे कि हमने डिफरेंट इंटरेस्ट के बच्चों को पढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करने हैं। अब टीचर्स को काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्लास में अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए कि हाउ टू टीच और किस तरह के बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें प्लान करने के हवाले से टीचर काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होता है करिकुलम के सेट पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए। और वो तब भी कर पाएगा कि जब उसे पता होगा कि हम मेरी क्लास में जो बच्चे हैं वो किस तरह के कैलिबर के बच्चे हैं, उनको अगर मैं ग्रुप्स बनाऊं तो एक तरह के बच्चों को मैं कैसे अलग करूंगा, दूसरी तरह के बच्चों को मैं कैसे अलग करूंगा। जब उसके अंदर ये एबिलिटी होगी तो फिर ही सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई कर पाएगा ना। सिर्फ मेथड्स ऑफ टीचिंग अप्लाई कर देना डिफरेंट, तो ये कोई मुनासिब वे नहीं है बगैर बच्चे को जाने। सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग ही जब इम्प्लीमेंट होगा तब उसका फ़ायदा है। Considering the varying individual differences, adjustment with regard to the adaptation of method of teaching is very effective. क्या जो प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग जब आप यूज़ करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। एवरी टीचर शुड बी समवट फ्री टू फार्मुलेट हिज ओन प्लान एंड स्ट्रेटेजी एंड अडॉप्ट डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स which he find more suited to different peoples। वही वाली बात कि टीचर ऑलमोस्ट जो है इंडिपेंडेंट है बच्चे के बारे में प्लान करने के लिए कि उसको मैंने कैसे पढ़ाना है। He should follow different procedure or methods of instruction to suit the requirement of varying ability group of his people। और उसके लिए उसके पास जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं और मेथड ऑफ टीचिंग्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए जो डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे हैं उनको वो अपने मेथड ऑफ टीचिंग यूटिलाइज कर सकता है, पढ़ा सकता है और उसके मुताबिक उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है अडॉप्टिंग सोशल प्रोग्राम्स आर मेथड ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक, सोशल प्रोग्राम्स से क्या मुराद है कि बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट किया जाए ना, सोशलाइजेशन है कि समाजी तौर पर के प्रोग्राम्स हों। जिस अब इसका मतलब यही हुआ इस हेडिंग का मतलब, या इसको दूसरे हिस्से में उसने एक्सप्लेन भी किया है मेथड कौन से मेथड यूज़ करेंगे अगर बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देनी है। तो साफ ज़ाहिर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब तो लेक्चर मेथड तो नहीं होगा ना। फिर जब लेक्चर मेथड नहीं होगा तो इसके लिए मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होती है? ऑन इंडिविजुअल पेस, यानी जिसमें बच्चा खुद से कोई एक्टिविटी करे उसे एक्टिव लर्निंग कहते हैं और टीचर उसको फैसिलिटेट करता है।
ऐसी आपके पास एजुकेशन, ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चा खुद से लर्न करना चाह रहा हो और उसकी लर्निंग में टीचर उसको फैसिलिटेट करना चाह रहा हो, उसे ओन इंडिविजुअल पेस लर्निंग कहते हैं। और उसके लिए मुख्तलिफ प्लान बनाए गए, और वो बड़े मशहूर प्लान हैं, जैसे डेल्टन प्लान है, विंटेका प्लान है। डेल्टन प्लान भी यही है कि ओन पेस ऑफ लर्निंग है और जिसमें टीचर जस्ट फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है। विंटेका में भी यही है, अनग्रेडेड लर्निंग है और इंडिविजुअलाइज लर्निंग है, और ये अगेंस्ट होती है यूनिफॉर्म या प्रॉपर स्कूलिंग या लर्निंग के। तो ये दो इसी तरह की जो लर्निंग है सारी, ये ओन इंडिविजुअल पेस लर्निंग होती है, और ये तब भी हो पाती है कि जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग हो और लर्निंग हो। स्कूल्स में आल्सो अडॉप्ट सम सोशल प्रोग्राम्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग लाइक द डाल्टन प्लान, द विंटेका प्लान्स, प्रोजेक्ट मेथड भी होता है, जैसे प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाए, चले भी आप इसको है एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को, और उसके ऊपर वो है उसको एक काम बांट दिया। अगर 4-5 बच्चों का ग्रुप है तो हर बच्चे का एक ग्रुप के अंदर भी तो थोड़ा थोड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है ना, उसके मुताबिक बच्चों को छोटे छोटे टास्क असाइन कर दिए जाते हैं जिसे सब टास्क कहते हैं, और सारे मिलकर उसको काम करते हैं, टीचर उसको सुपरवाइज करता है। आर यूज्ड प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल फॉर अनएबलिंग स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन इंडिविजुअल पेस। अदर काजेज ऑफ इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस। अब बजाय कि हम ज़्यादा पॉइंट्स बताते जाएं, अब हमने बुलेट्स के अंदर चंद एक और पॉइंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं जिससे हमारा ये जो टॉपिक है मज़ीद कंप्रीहेंसिव हो जाए। फॉर द पर्पज ऑफ इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन अ फ्यू प्रैक्टिकल मेजर्स कैन आल्सो प्रूव बेनिफिशियल। वो कौन कौन से प्रैक्टिकल मेजर्स हैं जो बेनिफिशियल हो सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है ना, जब इंडिविजुअलाइज लर्निंग होगी तो फिर क्लास का साइज़ बहुत बड़ा नहीं हो सकता ना। जब क्लास का साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतनी इंडिविजुअलाइज लर्निंग कम होती जाएगी। तो ये तो अंडरस्टैंड, तो इसलिए दुनिया में ना स्टैंडर्डाइज्ड तादाद बनी हुई है, जैसे 40 की तादाद है, 50 की तादाद है मैक्सिमम, अपने मुल्क की रिसोर्सेज को देखते हुए, क्योंकि एक बच्चे को मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना होता है एक बात, और दूसरी बात अपने रिसोर्सेज में रहते हुए मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना ना। सम टाइम ये होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल तक तो बच्चा और भी जा सकता है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो जिस मुल्क के जितने के रिसोर्सेज होंगे उसने उसी हिसाब से बच्चे के पोटेंशियल को इन्हांस करना होता है। तो द स्टूडेंट स्ट्रेंथ, और जैसे हमारे मुल्क में 50 के बजाय कई जगहों पे जहाँ पे वाकई तो तालीम का रुझान है तो अदारों में 100 बच्चा बैठा होता है, उससे भी ज़्यादा बैठा होता है। जब इतनी तादाद बैठी होगी तो साफ ज़ाहिर है फिर इंडिविजुअलाइज लर्निंग भी मुतासर होगी। द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास और सेक्शन शुड बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितने भी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए एक क्लास को जितना छोटा कर सकते हैं करें। एक से ज्यादा, उससे ज्यादा तादाद बढ़ी तो सेक्शन और बढ़ा लें, उससे भी ज्यादा बढ़ी तो सेक्शन और बढ़ा लें। द टीचर शुड ट्राई टू पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द ग्रुप अंडर इंस्ट्रक्शन। जब तादाद रीजनेबल होगी तो फिर टीचर प्लान करेगा इंडिविजुअल अटेंशन है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करेगा। टीचर शुड कीप इन व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ हिज स्टूडेंट व्हाइल एंगेजिंग देम इन ड्रिल और प्रैक्टिस वर्क इन द क्लासरूम और असाइनिंग होम टास्क। अच्छा, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखेगा टीचर तो साफ ज़ाहिर है फिर उसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे यहाँ पे लिखे हुए है ड्रिल प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ड्रिल की के थ्रू काम करवा सकता है, प्रैक्टिस के थ्रू। ड्रिल या प्रैक्टिस यानी बार बार एक काम को करवाना जो है उसे ड्रिल या प्रैक्टिस कहते हैं। इस तरह से होमवर्क दे के बच्चों को या होम टास्क दे के, क्लास टास्क दे के, छोटे छोटे टास्क दे के बच्चों को इंगेज कर लेगा। एक ग्रुप को इंगेज कर देगा, दूसरे को पढ़ने लग जाएगा, दूसरे को इंगेज कर देगा, दूसरे को टीच करने लग जाएगा। इस तरह से प्लान करके जो है टीचर अपनी एजुकेशन को और बच्चों की लर्निंग को लेके चलेगा। अच्छा, इन केस वेयर एबिलिटी ग्रुपिंग इज नॉट पॉसिबल, फिर जो हम बातें कर रहे हैं टास्क बनाना, ग्रुप बना लेना, अगर सम टाइम ऐसा होता है कि ग्रुप बनाने पॉसिबल ही नहीं हो रहे, एंड मोर स्पेसिफिकली अंडर द प्रिविलेंट सिस्टम ऑफ क्लास टीचिंग, और मजबूरी है कि क्लास यानी लेक्चर मेथड के जरिए ही बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। स्पेशल कोचिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर बोथ द डल एंड द गिफ्टेड चिल्ड्रन आर मोस्ट बेनिफिट। तो फिर प्लान करना पड़ेगा ना, जो दरमियान लोग कमज़ोर बच्चे हैं, दरमियाने बच्चे तो बैन चल जाते हैं ना, तो जो ज़हीन बच्चे हैं वो फिर बैन वाले सिस्टम में बोर होते हैं, और जो निकम्मे बच्चे हैं उन्हें समझ नहीं आती, तो फिर उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस प्लान करनी पड़ती हैं। जैसे हमारे यहाँ 0 पीरियड लगा दिए जाते हैं, छुट्टी के टाइम तक कमज़ोर बच्चों को बिठा लिया जाता है। तो इस तरह से करके जो है बच्चों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। अब हम सम अप करते हैं अपनी इस टास्क को। दस द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी टैकल्ड विद मल्टी डायमेंशनल टास्क।
तो हमारे इस टॉपिक से हमें ये पता चला कि जब हमें पता है कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, तो अगर हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वैसा नहीं है तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल टास्क के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो मल्टी डायमेंशनल टास्क क्या है वो हमने पीछे पढ़ लिए हैं कि आपके पास टीचर एक से ज़्यादा मेथड ऑफ टीचिंग होने चाहिए, एक से ज़्यादा टीचर के पास प्लान होने चाहिए, एक से ज़्यादा टीचर के पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, होलिस्टिक, इस तरह से बच्चे की लर्निंग हो कि एक एरिया में लर्निंग हो तो ओवरऑल बच्चे में लर्निंग हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल टास्क के अंदर आ जाती हैं। द टीचर, स्कूल अथॉरिटीज, द पेरेंट्स एंड द गवर्नमेंट, यही स्टेक होल्डर है ना बच्चे के हवाले से। टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल अथॉरिटीज स्कूल के इन्वायरमेंट को रन करते हैं, पेरेंट्स पढ़वाने के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो ओवरऑल एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अपने मुल्क में लॉन्च करती है। अब उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे अदारे होते हैं जो नॉन NGOs के तौर पर भी होते हैं, जो इस काज के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बेहतर किया जाए। तो ये सारे लोग मिलके बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से उसके ऊपर मैक्सिमम काम करते हैं, ताकि अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है आउटपुट हासिल की जा सके, और ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जा सके। तो आपके पास द टीचर, स्कूल अथॉरिटीज, द पेरेंट्स एंड द गवर्नमेंट एज वेल एज वॉलंटरी एजेंसीज हैं, वॉलंटरी जो NGOs टाइप होती हैं, ऑल शुड ज्वाइन हैंड टू मीट। जब ये सब मिलके काम करेंगे द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर, हु पोसेस ट्रेमेंडस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इस जिसमें बहुत है, जिसको हम देखते हैं कि तमाम बच्चों में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। तो जब ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, समझ किसे आनी है, मेन तो टीचर है ना जिसने पढ़ाना है। ये सारे सिस्टम के थ्रू बातें समझा दी जाएंगी टीचर को। अब वो करिकुलम भी बना के टीचर को दे दिया जाएगा, स्कूल का एनवायरनमेंट भी बना दिया जाएगा, हेड बैठा दिया जाता है एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए। क्लासरूम टीचर के पास है। अब टीचर काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है अपना लेसन प्लान तैयार करने में, एक्टिविटी प्लान करने में, स्ट्रेटजीज प्लान करने में, और ये सारे स्टेक होल्डर उसकी सपोर्ट के लिए है। जब ये सारे मिलके इकट्ठे बच्चे के ऊपर काम करेंगे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे, तो फिर ज़्यादा बेहतर चांस है कि हम बच्चे को उसको मैक्सिमम पोटेंशियल के हिसाब से तैयार कर सकें। उम्मीद है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इंपॉर्टेंस की समझ आ गई होगी, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जब तक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की समझ नहीं होगी तब तक टीचर अच्छी टीचिंग नहीं कर सकता। और अच्छे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की सिर्फ ज़बानी बातों से समझ नहीं आनी, वो हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ एरिया को डिटेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिनके जरिए, जिसके अब हम साइकोलॉजिस्ट तो नहीं होते लेकिन किसी हद तक एजुकेशनल साइकोलॉजी आप लोग जैसे इसके सब्जेक्ट में भी पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर रखते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।